हेलो एवरीवन। पीआईबी सीरीज के अंदर आज 11 जून है और आज हम 10 जून की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबके इतने सारे कमेंट देख के मुझे अब पता चला है कि आप कौन कौन लोग हैं जो रेगुलर हैं, कंटिन्यूअसली सीरियसली देख रहे हो। आप में से वो कौन कौन है? और उसके अलावा क्या है कि मैं गायब नहीं होने वाला हूँ। आप देखना कि मैंने आपके साथ में 2 कमिटमेंट किए थे और उनमें से एक पहला है कि मैं रेगुलर बना रहूँगा, कि आपके साथ में कम से कम पीटी तक है ना मैं रहूँगा। और गायब ऐसा है कि सैटरडे संडे हो सकता है कि 2 दिन ऑफ हो जाए, उसके अलावा जो भी अपना पीछे का है वो कवर करते रहेंगे। उसके अलावा दूसरा जो मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपके साथ में जो एग्जाम है तब तक तो रहूंगा ही, उसके साथ में जो 90 से 100% तक जो हमारा टारगेट है कि हम इसको पीआईबी के अंदर जितनी भी न्यूज़ है और एग्जाम के अंदर जो आएगा उसको कवर करेंगे, तो करके रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये 2 कमिटमेंट है, इनके ऊपर मैं रहने वाला हूँ। जो 1 साल तक जो हमारा कमिटमेंट है वो रहेगा। फिर उसके बाद में आपका एक सवाल था कि जैसे तैयारी के स्टार्टिंग से आपको ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, आप तैयारी की शुरुआत से देखो। करंट अफेयर क्या है कि स्टैटिक को साथ साथ में जोड़ के चलता है और आपकी जितनी भी तैयारी है उसका ये बेस है। तो आप है ना, जैसे ही तैयारी शुरू कर रहे हो तब से इसको देखना शुरू करो और आपको पता चलेगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो भी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद में ठीक है, तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं, इतना ही है। हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आपको पता है धर्मेंद्र जाखड़ सर है, वो 4 इंटरव्यू दे रखे हैं उन्होंने और वो करवा रहे हैं। और उसकी 2 डेमो क्लासेस हो चुकी हैं। आप हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि डेमो क्लासेस के अंदर हम क्या क्या करवा रहे हैं। वो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर बेहतरीन आंसर राइटिंग होती है और 6 महीने तक आपको टारगेट दिया जाएगा कि क्या क्या हम कर रहे हैं। जैसे मतलब आपको पता चलेगा कि 2 महीने के अंदर आपकी जो आंसर राइटिंग का लेवल है वो दिन रात का चेंज हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि आप साथ में अपना जो पीसीएस का है या फिर आपका पीटी का एग्जाम है उसको भी साथ साथ में आप लेके चलो। और इसलिए क्या है कि इसके अंदर 2 दिन का टारगेट रहता है, एकदम लाइट तरीके से रहता है और 6 महीने में सारा कोर्स जो मेंस का जो सिलेबस है वो सारा कवर करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हिंदी का जो लिटरेचर का प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। श्याम सर हैं जो आईआरएस हैं, इस बार सेलेक्ट हुए थे, तो वो लवासा जाने से पहले एक बैच ले रहे हैं और आपके साथ में 80 दिन तक उनका एक टारगेटेड बेस हिंदी लिटरेचर के जो पीवाई क्यू बेस्ड जो थीम होगी और उसके अलावा जो नए क्वेश्चन भी कौन कौन से बन सकते हैं वो सारा एनालिसिस करते हुए आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, ये ऐप है, यहाँ पे जाके आप इसको एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा ये 2 नंबर हैं, ये वाले और ये वाले, तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो यदि आपको कोई दूसरा डाउट है तो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल डीजीटीआर से संबंधित है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेजिम। ठीक है, तो इससे संबंधित है। पहली बात तो ये है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, और जो कि भारत है तो भारत के अंदर ट्रेड रेजिम है, जैसे मतलब व्यापार जितना भी होता है कि हमारे इंपोर्ट के अंदर जितनी भी समस्याएं आती हैं उन सबको संभालने का काम है, वो ये करता है। जैसे मान लो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होगी या फिर ना अलग अलग जो हम डंपिंग वगैरह एंटी डंपिंग टैक्स लगाते हैं, ये सारी जो चीजें हैं उसको निगरानी ये करता है। ये है डीजीटीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेजिम। ठीक है, तो ये देखता है और उसके बाद में ये खुद डिसीजन नहीं लेता है। इसके बाद में ये अपनी रिपोर्ट है वो वित्त मंत्रालय को भेजता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो वो इस पे डिसीजन लेती है कि हमें कितना टैक्स लगाना चाहिए इन इन उत्पादों के ऊपर। तो आपको पता है जैसे मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी और जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी ये कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में एक बार है ना मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मान लो कि जैसे चाइना है, तो चाइना यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे करता है कि वहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर मान लो स्टील का भाव है 50 रुपए किलो, और यहाँ पे वो ऐसे करता है कि उसको 30 के भाव में बेचना शुरू कर देता है। लोकल जो चाइना का मार्केट है उसके अंदर 50 ही है, लेकिन यहाँ पे अपने जो व्यापारी हैं मतलब ऐसे मान लो कि अपना जो सामान है उसको बेचना है, कम दाम के अंदर बेचना है, तो 30 के अंदर ही बेचना शुरू कर देता है। तो ऐसी चीजों के खिलाफ जो टैक्स लगाती है सरकार, भारत सरकार टैक्स लगाएगी, तो उसको कहेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद में एंटी सब्सिडी, मतलब कि कोई जैसे मान लो कि यूएसए है, तो यूएसए क्या करता है कि सौर पैनल है, तो सोलर पैनल है, तो उनके ऊपर जो उत्पादक हैं तो उनको क्या है कि सब्सिडी वगैरह दे देता है। उससे क्या है कि जो सौर पैनल है उनके सस्ते हो जाते हैं और हमारे यहाँ पे जो सौर पैनल बनने वाले हैं तो वो महंगे रहते हैं। तो इससे क्या है कि वो सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी देने के बाद में इनकी जो रेट है तो वो नीचे आ जाती है। तो इससे क्या है कि हमारे जो लोकल लोग हैं तो उनको बचाने के लिए या उनकी जो सब्सिडी है उसको काउंटर करने के लिए एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, भारत सरकार ये लगाती है। और ये सब क्या है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार ही होता है सारा काम। डब्ल्यूटीओ के नियम है उससे हम बंधे हुए हैं, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार ही होगा। फिर तीसरा है
सेफ गार्ड मैकेनिज्म, ठीक है, सेफ गार्ड मेजर्स होते हैं, इसमें भी यही लिखा हुआ है सेफ गार्ड उपाय। हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। हिंदी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ हिंदी के अंदर ही करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश के अंदर भी कुछ कुछ जो कीवर्ड हैं आपको ध्यान में रखने होंगे। तो जो सेफ गार्ड मेजर्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई देश है, तो उसके अंदर, जैसे मान लो भारत के अंदर एक बाहर से कोई उत्पाद आ रहे हैं और वो काफ़ी सस्ते आ रहे हैं, लेकिन भारत के हैं जो लोकल जो एमएसएमई वगैरह हैं, ये सब हैं, तो ये क्या है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये अच्छे से मतलब महंगे दाम के ऊपर भेज नहीं पाते हैं। तो उससे बचने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म होता है कि मतलब जो लोकल जो उत्पादक हैं, उनको बचाने के लिए, आयात है तो वो सस्ता ना हो, तो इसलिए कि लोकल उत्पादक है, मान लो एमएसएमई है, तो वो 100 रुपए का कोई माल बना रही है और बाहर से यदि 80 रुपए का ही आ रहा है, तो अब इसको ही खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा आयात ही होगा। तो इस पे क्या है कि मान लो 20% टैक्स लगा दिया, तो ये मान लो 100 रुपए का हो गया, तो ये बराबर हो गया माल, मतलब प्रतिस्पर्धी हो गया मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से ये 3 मेजर्स हैं, इनके बारे में जो डीजीटीआर है वो निर्णय वगैरह लेने, ये सारे काम डीजीटीआर करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आएगा, ये मैंने बता दिया, ये तीनों चीजें बता दी। तो सिद्धांत क्या है इसके, जैसे निष्पक्ष व्यापार, मतलब फेयर ट्रेड करना। उसके बाद में अल्प शुल्क नियम कि लेसर ड्यूटी रूल, क्षतिपूर्ति के लिए केवल न्यूनतम आवश्यक सीमा तक ही शुल्क लगाना, कि मतलब कम से कम शुल्क लगाता है, ये इतना ज्यादा नहीं लगाता है। फिर बैलेंस अप्रोच रखता है कि मतलब डब्ल्यूटीओ के जो नियम है उसके अनुसार ही रखेगा और दोनों को बराबर रखने की कोशिश करेगा कि जो लोकल हैं उनको भी नुकसान नहीं हो, जो निर्यातक हैं जो बाहर से भेजने वाले हैं उन पे भी उनको भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके से इसकी ये फेयर प्रैक्टिस के लिए काम करता है। अब दूसरा है व्यापार रक्षा विभाग, ट्रेड डिफेंस विंग। तो ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डीजीटीआर है, तो ये तो बाहर से जो सामान आने वाला है उसके खिलाफ रक्षा करता है, हमारे जो लोकल मार्केट है या फिर जो टैक्स रेजिम है उसको अच्छे से बनाए रखने के लिए। तो मतलब लोकल मार्केट के लिए तो करता है डीजीटीआर। लेकिन मान लो कि हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यातक हैं, वो हमारे यहाँ हमारे जैसे यूएसए के अंदर कोई सामान भेजा उन्होंने, अमेरिका के अंदर सामान भेजा। अब अमेरिका यदि ऐसी कुछ काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर ऐसा कुछ सामान के ऊपर ऐसे टैक्स लगा दे जो गलत है, गलत तरीके से लगा रहा है, तो उससे लड़ने के लिए जो निर्यातक है उसका साथ देता है ये, कि उसका साथ देगा। और वहां पे जो यूएसए के अंदर कोई कोर्ट वगैरह के अंदर मामला चल रहा है जो निर्यातकों का कि भाई हमारे ऊपर गलत तरीके से आप टैक्स लगा रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि ये जो क्या नाम है इसका, टीडीडब्ल्यू, व्यापार रक्षा विभाग, ट्रेड डिफेंस विंग है, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये निर्यात करने वाले हैं उनके लिए हेल्प करेगा। और वो क्या है, वो आयातक हैं जो आयात सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ वो रिकमेंडेशन देता है, डीजीटीआर है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया है। तो ये क्या है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हाल ही के अंदर जो एमएसएमई वगैरह इनके लिए मतलब ईज ऑफ डूइंग के लिए या फिर क्या क्या सुधार किए गए हैं वो इजी तरीके से लिखे हुए हैं, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, डिजिटलीकरण के लिए हमने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके बाद में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए हमने क्या किया है कि प्रक्रियात्मक जटिलताएं कम की हैं, कि मतलब आवेदन वगैरह ये सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह हमने शुरू कर दिया है। उसके बाद जैसे अन्य है, हेल्प डेस्क वगैरह शुरू कर दिए, सुविधा केंद्र बना दिए हैं, और व्यापार उपचार सलाहकार प्रकोष्ठ, मतलब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या क्या सुविधाएं की गई हैं वो सब है इसके अंदर। फिर निष्कर्ष है मेंस के लिए, ये देखो ये एक कीवर्ड बहुत अच्छा है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को स्थापित करने के लिए या मजबूत करने के लिए, हिंदी में देखो आप, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मतलब जो डब्ल्यूटीओ के नियम है उसके आधार पे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एक ऐसी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बना सकें, उसके लिए ये काम करते हैं ये चीजें, जो मतलब डीजीटीआर बताया या फिर ये विंग बताई इसके बारे में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, अगला आर्टिकल है, हमारा अगला आर्टिकल है सूक्ष्म विंग संस्थान, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये क्या होती हैं, ये मतलब एक जैसे मान लो गांव के अंदर किसान होते हैं, तो किसानों के लिए एक ब्याज वगैरह या फिर ऋण पे कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि बड़े बैंकों के पास में वो जा नहीं सकते, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, उनके पास में वो जा नहीं सकते। तो एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एमएफआई कहते हैं इनको, जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंक बैंक होते हैं, मतलब बैंकों से थोड़े छोटे स्तर पे होते हैं और छोटे स्तर पे ये ऋण देने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इनको 75% जो है ऋण है, तो वो इन्हीं जो छोटे तरीके से इनको देने का काम करते हैं, मतलब किसानों को या फिर ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर, उनको 75% तक देने का इनके एक रूल बना रखा है आरबीआई ने कि एमएफआई है तो 75% इन्हीं को ही देंगे, किसानों को या फिर जो
डिसाइडेड है, जो इसको कहते हैं हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, उसी के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि एक स्कीम आई है, क्रेडिट गारंटी योजना 2.0, पहले से चल रही है ये वैसे तो, लेकिन ये इसकी 2.0 स्कीम है, तो उसकी वैधता अब बढ़ा दी है। ठीक है, तो ऋण की सीमा के अंदर वृद्धि की गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं और क्या है। देखो पहली बात तो है, इसको 2026 तक, 1 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया। फिर 20,000 करोड़ रुपए ये और बढ़ा दिए कि इसके अंदर की 20,000 करोड़ तक और ऋण ले सकते हो बिना गारंटी के। उसके बाद में ऋण सीमा में वृद्धि हुई है। पहले क्या है कि 300 करोड़ रुपए से बढ़ा के, पहले 300 करोड़ तक ही थे, और अब क्या है कि 1,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ा दिया है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद में एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, तो उसकी ऋण देने की क्षमता है, तो वो क्या मतलब ऋण देती है, वो 100 करोड़ ऋण देती है कुल मिला के 1 साल के अंदर, या लोन दे रखा है उसने 100 करोड़ रुपए लोन दे रखा है, तो उसके अंदर से जो 20% की सीमा है उतना ही दे सकती है बिना गारंटी के, जो इस स्कीम के अंदर है, जो मैंने बताया क्रेडिट गारंटी स्कीम है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 20% ही दे सकती है, जो अपनी कुल लोन देने की क्षमता है उसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद में पृष्ठभूमि और मुख्य क्या है इसमें, एक तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है। ये क्या होती है कि जैसे मान लो कि गारंटी है ना, सरकार देती है इस चीज़ की कि मान लो किसान ने एक लोन लिया है और उसकी गारंटी है, तो वो किसान की ये कंपनी देगी, एक ट्रस्ट फंड, ट्रस्ट कंपनी बना दी है। और अब क्या है कि जैसे बैंक है, तो वो अपना जो उधार देना चाहते हैं किसानों को या फिर किसी को भी, तो बिना गारंटी के देते नहीं है, और बिना गारंटी के यदि देना है तो सरकार इसका गारंटर बनता है। ठीक है, और उन्होंने एक कंपनी बना दी है, ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो एनबीएफसी हैं वो छोटे जो उधारकर्ता हैं उनको ऋण को आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद में एनबीएफसी एमएफआई में 20,000 करोड़ रुपए तक का ऋण को प्रवाह को बढ़ाना है, ये ठीक है, वर्तमान स्थिति कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई काम की नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद योजना की प्रमुख विशेषताएं, पहली बात है स्मॉल फाइनेंस की नियामक परिभाषा के दायरे में आने वाले, जैसे आरबीआई है ना, तो आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस की एक परिभाषा डिसाइड कर रखी है, जिसके अंदर होता है कि जो परिवार है, हाउस होल्ड है, तो वो यदि 3 लाख रुपए से कम वार्षिक तौर पे यदि उसकी आय 3 लाख से कम है, तो उसको सूक्ष्म वित्त के अंदर मानेंगे। मतलब कि वो यदि ऋण ले रहा है तो उसको स्मॉल फाइनेंस के अंदर मानेंगे, क्योंकि कि उनकी जो ऋण लेने की क्षमता है तो वो कम ही है, और 3 लाख ही वो कमा रहे हैं साल के अंदर, इसलिए। ठीक है, तो ये आरबीआई की, ये आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब 3 लाख रुपए से कम। उसके बाद में गारंटी कवरेज है डिफॉल्ट राशि पे, जैसे कि मतलब डिफॉल्ट यदि कर गए हो आप, तो उसकी गारंटी जो सरकार है ना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड कंपनी बनाई थी, अभी मैंने बताया था आपको, तो उसके तहत एनबीएफसी यदि फेल हो जाता है, एनबीएफसी को नहीं दे पाती है वो ये जो ऋण लेने वाला है, तो उसमें 80% है, तो वो सरकार देगी, छोटे जो एनबीएफसी हैं उनको, मध्यम एनबीएफसी हैं उनको 75, इसकी जो 3 कैटेगरीज होती हैं एनबीएफसी की। ठीक है, तो इसमें 80%, 75% और 70%, इस तरीके से 3 तरीके से इसको बांट रखा है। उसके बाद में गारंटी शुल्क में क्या है कि जैसे 50% प्रति वर्ष, 0.50%, मान लो कि भाई एक कंपनी है, तो उसने 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ नहीं, चलो 5 लाख रुपए किसी किसान को दिए हैं। ठीक है, और उसको क्या है कि 5 लाख का जो 0.50% होगा, ठीक है, तो इतने रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे। इसको 10 लाख कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 10 लाख है, तो इसके 50.50% मतलब 500 रुपए है ना, उसको पहले जमा कराने होंगे इसके पास में, जो क्रेडिट गारंटी फंड कंपनी है ना ये, उसके पास में एक तरीके से गारंटी के तौर पे, या फिर ऐसे मान लो कि जैसे हम बीमा वगैरह कराते हैं, उस तरीके से मान सकते हो कि ये 500 रुपए हैं, तो ये इसके अंदर देने पड़ेंगे उसको। और उसके बाद में मान लो उसने अगले साल 10 लाख के अंदर से उसने मान लो 30,000 चुका दिए। ठीक है, तो 30,000 के अंदर से उसके बाद में क्या बचा, 30,000 चुका दिए, तो उसके बाद में जितने बचे, 10 लाख में से 30,000 माइनस कर दो, उसके बाद में भी यदि है तो उसके उसका उसी का ही 0.50% है, वही चुकाने होंगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये 0.50% प्रतिवर्ष है। तो वो इसको जो कंपनी होगी, एमएफआई होगी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा, तो उसको इतने परसेंट जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड कंपनी है उसको उसके अंदर जमा कराने पड़ेंगे, एक तरीके से बीमा के लिए। ठीक है, बाद में ब्याज दर की सीमा क्या है,
जैसे ईबीएलआर और एमसीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट होती है, ठीक है। और ये आपको पता है कि जैसे आरबीआई है तो वो डिसाइड करता है इनकी। जैसे मान लो कि बैंक है तो उसकी 8% है, तो उसने ईबीएलआर है, बैंक की जो लैंडिंग रेट होती है उसी को ही समझते हैं हम, एक तरीके से इकोनॉमी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एक बार ऊपर ऊपर से सिर्फ इतना ही समझो कि मान लो एसबीआई है तो वो 8% देता है, 8% के अंदर किसी को भी ऋण देता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जितना भी 2% तक ये जा सकते हैं बस, जो एमएफआई को जो एस ये है तो मतलब 10% तक ही दे सकते हो, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यही है कि एमएलआई है, एमएलआई के को मतलब एमएलआई क्या होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं उससे ऊपर की जो बैंक होते हैं, उससे थोड़े बड़े बैंक होते हैं जो इनको भी उधार देते हैं, वो एमएलआई मान लो आप, ठीक है। तो इनको जो एमएलआई का मतलब ये एसबीआई वगैरह ये सभी है, ठीक है। तो ईबीएलआर और एमसीएलआर है ना, उनका 2% प्लस 2% ही, उसके प्लस 2% प्रतिवर्ष तक सीमित रहेगी, कि मतलब इतना ही आप ब्याज दर ले सकते हो, इससे ज्यादा आप मनमानी ब्याज दर नहीं ले सकोगे इनसे। उसके बाद में छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए पिछले 6 महीने के अंदर, हाँ, कि मतलब जैसे कि मतलब पिछले 6 महीनों में जितनी नॉर्मल ब्याज रेट रही है तो उससे भी 1% कम के अंदर है ना, जो लोग हैं जैसे मतलब किसान वगैरह जो भी होंगे तो भागीदार होंगे, तो उनको 1% कम में ही ब्याज दर पे देना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने बताया कि 10% के अंदर है नॉर्मल रेट, तो उसको 9% के अंदर इनको किसानों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में हमारा अगला आर्टिकल ECLGS 5.0 से संबंधित है। मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी है, उसके लिए स्कीम होती है। जैसे मान लो कि कोई कोविड काल है या फिर कोई पश्चिमी एशिया के अंदर अभी संकट चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या है कि जैसे एमएसएमई है तो ये काफ़ी घाटे के अंदर चली जाती हैं, ऐसी जो महामारी टाइप में या फिर ऐसी सिचुएशन आती है इस टाइम पे। तो क्या है कि सरकार इनकी गारंटर बनती है, क्योंकि नॉर्मल जो बड़े बैंक हैं तो वो सीधा तो इनको देते नहीं है, उनको लगता है कि ये डिफॉल्ट हो जाएंगे, पैसा हमारा वापस देंगे नहीं यदि हमने इनको लोन दे दिया तो क्या क्या है कि सरकार इनकी गारंटर बनती है। जो एमएसएमई है उनके लिए तो 100% सरकार गारंटी देती है कि हम जितना भी इनका पैसा है वो हम रिकवर करेंगे, हम देंगे आपको यदि आपकी रिकवर नहीं हो पा रही है। तो एमएसएमई के लिए तो 100% गारंटी होती है, और जो गैर एमएसएमई है उनके लिए 90% तक इस स्कीम के अंदर सरकार कवर करती है। मतलब इसका मतलब है कि एमएसएमई और गैर एमएसएमई है दोनों के लिए, नॉन एमएसएमई है तो दोनों के लिए ये स्कीम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि अभी सरकार ने जो 96% है, ठीक है, तो उसको जो मान लो कि 100 कंपनियां थी तो उनमें से जो 96 कंपनियां हैं तो वो तो एमएसएमई थी जो ऋण लेने वाली थी इस स्कीम के तहत, ठीक है। और उसके बाद में 86% है वो टोटल राशि का, जो 86% है मतलब मान लो कि टोटल 100 रुपए सरकार ने दिए हैं गारंटी के तौर पे इनको, तो उसमें से 86 जो रुपया है वो एमएसएमई को ही मिला है। मतलब इसके अंदर एमएसएमई की भागीदारी बहुत ज्यादा है, और ये 1 लाख करोड़ तक का आंकड़ा इन्होंने सरकार ने पार कर दिया कि उनकी जो गारंटी है तो रुपए हैं वो उनके चुकाए हैं, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतना ही है इसमें न्यूज में, तो कि पश्चिमी एशिया के संकट के टाइम पे इसको आगे और बढ़ा दिया है, ये लिखा हुआ बढ़ाया था। फिर उसके बाद में एमएसएमई है तो 96% मैंने बता दिया, 86 बता दिया मैंने आपको। और पब्लिक सेक्टर की भागीदारी है, मतलब जो एसबीआई वगैरह जो सरकारी बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, तो उनकी जो भागीदारी है वो 96% है। जो जितना लोन दिया है उसके अंदर 96% तो ये सरकारी बैंक ही दे रहे हैं, ऐसे मानो। तो गारंटी कवरेज मैंने आपको बता दिया कि एमएसएमई है तो उनका 100% होता है, गैर एमएसएमई है तो उसका 90% होता है। बस इतना ही देखना था इसके अंदर। अब ये जो तीनों जो आर्टिकल अभी हमने किए हैं तो तीनों ही इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। मैं क्या है कि कई बार भूल जाता हूँ, कई बार आलस भी कर लेता हूँ, ये मतलब उसके अंदर लिखता नहीं हूँ कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, क्योंकि सिलेबस के अंदर जाके देखना पड़ता है। तो आप क्या है कि इतना तो खुद से कर ही सकते हो कि इतना पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा आप देखते रहते हो कि कौन सा टॉपिक है तो वो कहाँ से है, ठीक है। तो इतना कर लिया करो, यदि मैं नहीं करूँ तो। अगला आर्टिकल हमारा पीआईबी बैकग्राउंड से है। मेरे को बताना कि ये क्या है कि मैंने पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ काफ़ी बड़ी हो जाती थी, टाइम ज़्यादा लगता था, तो उसको शॉर्ट करके मैंने एआई को बोला कि आप है ना इसको शॉर्ट करके दो, तो उन्होंने शॉर्ट करके दिया है मेरे को। और ये इसके अंदर लगभग 90% जो चीज़ें हैं वो कवर हो रही हैं, ये मैंने चेक कर लिया था, ठीक है। तो आप भी बताना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना मेरे को कि ये तरीका अच्छा है या जो हम पहले कर रहे थे डिटेल के अंदर वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं। पहले पहले क्या है, पहली बात है कि ये पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी, इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अभी सरकार 12 साल का जो प्रोपागेंडा अभी बता रही है कि भाई हमने क्या क्या चीजें की थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन के लिए सरकार ने अभी 12 साल के अंदर क्या क्या किया है वो इसके अंदर बता रखा है। तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कैपेक्स, इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि खंडित
पहले क्या है कि छोटी छोटी योजनाएं चलती थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती थी, लेकिन अब क्या है कि एकीकृत नियोजन किया जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। जैसे पीएम गति शक्ति है, ये काफी ब्रॉड लेवल पे काम करती है। सागरमाला परियोजना है, ये भी ब्रॉड लेवल पे करती है। और भारतमाला है, ये भी मतलब एक होलिस्टिक तौर पे ऐसी स्कीम है ये। तो मतलब एकीकृत नियोजन किया जा रहा है। ठीक है। अब क्या है कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप समझते हो पूंजीगत व्यय होता है, जैसे मतलब बुनियादी ढांचा वगैरह इन पे खर्च करना होता है जो लंबे टाइम तक हमारी चीजें काम आ सके, रोड वगैरह ऐसे, तो उनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो वो क्या है कि पहले सिर्फ 2014-15 के अंदर ये 2 लाख करोड़ ही था। ठीक है। और वो बढ़ के अब ये दो ही है, अब 12.2 लाख करोड़ हो चुका है 26-27 के अंदर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि बुनियादी ढांचे के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं, अभी काफी ज्यादा हो चुका है 2014-15 की बजाय अभी। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन आई कि ट्रांसपोर्ट के अंदर सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहले रेलवेज, रेलवेज के लिए क्या किया है कि इनका जो बजट का आंकड़ा था कि सरकार जितना बजट रेलवेज के लिए लेके आती थी उसका 9 गुना हो चुका है अभी, 9 गुना, 9x बढ़ चुका है। उसके बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया हमने रेलवेज का, 99.6% है जो रेलवे लाइन है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, मतलब बिजली बिजली के द्वारा चलते हैं ये। उसके बाद में वंदे भारत जो ट्रेन है वो 162 अभी सर्विस के अंदर है। अमृत भारत है, अमृत भारत जो ट्रेन है वो भी 60 के समथिंग है। ये क्या है कि जो मिडिल क्लास वाले जो हैं हम, या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके ट्रेन की जो सुविधाएं हैं तो वो आसान मिल सके और उनको जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मिल सके, उसके लिए अमृत भारत ये लेके आए थे ट्रेनें। फिर उसके बाद में कवच सिक्योरिटी है, कवच मतलब जो ट्रेन है तो वो आपस में कोलाइड ना करें, उनकी सुरक्षा के लिए कवच सिक्योरिटी एक एआई जनरेटेड एक ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल वगैरह दे देता है। तो ये कवच सिक्योरिटी है, ये सरकार लेके आई थी। फिर उसके बाद में जैसे ये अंजी खान ब्रिज है ये। ठीक है। तो अंजी खान ब्रिज है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये चेनाब ब्रिज है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये क्या है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला है ये। ठीक है। और पहला केबल स्टे पुल है, और ये मेहराब वाला है, ये सबसे बड़ा पुल है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। उसके अलावा भी जैसे इसके अंदर क्या है कि इसमें दिया नहीं है, एक तो पंबन ब्रिज के बारे में बता रखा था, है ना। तो ये रामेश्वरम के अंदर है, आपको पता है रामेश्वरम को मेन लैंड से जोड़ता है ये। ठीक है। उसके बाद में एक और सेरांग बेरांग करके था, मैं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, तो ये मिजोरम के अंदर था। तो ये क्या है कि ऐसी ऐसे पुलों के नाम है जो क्या है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप में इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ना, ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो आप नोट करोगे अच्छे से, जो मतलब इस तरीके के फैक्ट हैं। ये मैंने वापस लिख दिया है, इसका नाम क्या है, बेराबी सैरांग नाम है इसका, गलत लिख दिया मैंने, बेराबी सैरांग। ठीक है। ये मिजोरम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में रोड्स के लिए क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, ये रोड है जो इंडिया का जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड का। हाईवे लेंथ है वो 61% तक बढ़ गई है इन 12 सालों के अंदर। उसके बाद में जैसे अटल टनल है, अटल टनल कहाँ पे आपको पता होगा, रोहतांग दर्रे के ऊपर है, वो हिमाचल को लाहौल स्पीति से ऐसे जोड़ता है ये। फिर उसके बाद में सुदर्शन सेतु है ये, तो सुदर्शन सेतु कहाँ पे है, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है। गुजरात के अंदर जो द्वारका है, ओखा से द्वारका के बीच में वो एक द्वीप है, तो वहां पे है ये। फिर मैत्री सेतु आपको पता है, मैत्री सेतु बांग्लादेश और भारत के बीच में, त्रिपुरा है जो हमारा राज्य वहां पे जोड़ता है। फिर उसके बाद में एक दो और थे, एक तो चनैनी नासरी करके था, चनैनी नासरी, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम चेंज कर दिया है बाद में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके नाम पे रख दिया था। ठीक है। एक ये है, उसके अलावा भी एक था, जैसे चनी नासरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, धोला सादिया है ये असम के अंदर है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश है इनको जोड़ता है। उसके बाद में एक जेड मोर्ग या सोनमर्ग सुरंग है, जेड मोर या फिर इसको सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या है, एविएशन सेक्टर है, एविएशन सेक्टर के अंदर क्या है कि 74 पहले थे एयरपोर्ट थे, उसके बाद में ये 165 एयरपोर्ट हो चुके हैं, मतलब एयरपोर्टों की संख्या वो बढ़ गई है। फिर उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, मतलब जो हवाई चप्पल वाला है तो वो भी है ना, हवाई यात्रा कर सके, उसके लिए स्कीम लेके आई थी सरकार। तो वो 665 रूटों पे ये स्कीम लागू है।
फिर उसके बाद में गगन, गगन और डीजी यात्रा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। डीजी यात्रा स्कीम क्या थी, और गगन है तो मतलब जो हवाई उड़ान है तो उनको सुरक्षित तरीके से जो उपग्रह प्रणाली को जोड़ के और सुरक्षित तरीके से कैसे भेजा जा सकता है, उनके अंदर कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसके लिए क्या है, गगन है। उसके बाद में फिर मेट्रो के लिए क्या किया है, मेट्रो के लिए थर्ड लार्जेस्ट हमारा जो नेटवर्क है ग्लोबल का, मतलब वैश्विक जो नेटवर्क है उसका थर्ड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर है। फिर कोची वाटर मेट्रो चली थी, वाटर मेट्रो कोची के अंदर है। और कोलकाता के अंदर जो हुगली नदी है उसके अंदर अंडर वाटर मेट्रो भी चलाई थी। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, जैसे और भी कुछ है क्या, नहीं, और तो कुछ नहीं है इसमें। फिर वाटर के लिए क्या कर रहे हैं, जो पोर्ट कैपेसिटी है, मतलब जो बंदरगाहों की जो कैपेसिटी है, धारण क्षमता है, तो वो डबल हो चुकी है इन इतने सालों के अंदर। फिर जो रिवर वाले हैं, मतलब नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे है तो उनको बढ़ा दिया है। और नेशनल वाटरवे 1 है, वो कहाँ से कहाँ तक है आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओगे। गंगा के अंदर है इतना बता सकता हूँ, उसके अलावा आप बताना मेरे को, ठीक है। फिर अर्थगंगा है, अर्थगंगा मतलब जो गंगा रिवर के आसपास में जो हमने नेशनल वाटरवे 1 बनाया है, तो उसके आसपास में जो आजीविका के साधन, इस तरीके से कृषि वगैरह जो भी साधन हो सकते हैं वो सब प्रोवाइड करवाए जाएं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए अर्थगंगा स्कीम लेके आए थे। उसके बाद में फर्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल भी बनाया गया है जो गंगा के अंदर ही चल रहा है। तो इस तरीके से रोड वाटर ये इसके इनके लिए सबके लिए हो गया है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज और लोकल लॉजिस्टिक के लिए, इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उससे संबंधित है। जैसे जीआईएस लैंड बैंक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसके आधार पे जो लैंड है तो लैंडों के बैंक बनाए हैं। उसके बाद में प्लग एंड प्ले पार्क, जैसे हमने एक भव्य स्कीम पढ़ी थी, अभी 2 बार पढ़ चुके हैं इसको, भव्य स्कीम को। तो ये प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत थी। इसके अंदर क्या था, 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद में स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है हमारा सरकार का। उसके बाद में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। तो इसके अंदर भारत 54वें स्थान पे था पहले, और अब 38वें स्थान पे हो चुका है। और 2030 तक का हमारा टारगेट क्या है कि टॉप 25 के अंदर आने का हमारा टारगेट है। तो अभी 38वें स्थान पे है और ये 25वां हमारा टारगेट है। उसके बाद में डिजिटल टूल हो गए, तो इसमें यूएलआईपी है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक है। इस तरीके से ये स्कीम चल रही है आगे। हाँ, सोशल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इन सब के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जैसे मतलब जल जीवन मिशन हो गया, जल जीवन मिशन आपको अच्छे से बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे रूरल टैप है, तो पहले 17% ही था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो टैप वाटर से नल से पानी आता था वो 17% ही था, वो 51% हो चुका है। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, तो उसके अंदर जो 96% है वो वुमन है। और इसके अंदर बहुत सारे हाउस बनाए हैं, मतलब करोड़ हाउस बनाए हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल में ही। फिर उसके बाद में एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या है कि यूनिवर्सल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, मतलब सबको बिजली पहुंचाई जाए, उसके लिए हम स्कीम चला रहे हैं, सौभाग्य स्कीम हो गई, ठीक है। तो उसके लिए फिर थर्ड ग्लोबली इन हम अभी जो वर्ल्ड के अंदर तीसरे स्थान पे हैं ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। उसके बाद में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, ठीक है, ये भी चल रही है। उसके बाद में उज्ज्वला योजना ये चल रही है। इसके अंदर क्या है कि पहले 55% ही कवरेज था और अब 107% हो गया है। उसके बाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या सरकार क्या कर रही है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि जैसे जेम ट्रिनिटी वगैरह हो गया। उसके बाद में जैसे 100 करोड़ प्लस इंटरनेट के हमारे कनेक्शन है, जेम ट्रिनिटी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में यूपीआई कनेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। यूपीआई मतलब हम ले रहे हैं सारा सामान यूपीआई के थ्रू ले रहे हैं, रियल टाइम पेमेंट कर रहे हैं सब कुछ। उसके बाद में ई गवर्नेंस के लिए जैसे डिजी लॉकर है, उमंग है, और कॉमन सर्विस सेंटर है 5 लाख से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चल रही हैं, और इनको अलग अलग इस तरीके से मैंने बांट के बताया है, ठीक है। तो इसके अंदर और कौन सी है, जैसे मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, किसमें, ये जो सिंचाई वाली जो स्कीम है जल वाली, इसके अंदर कृषि सिंचाई योजना हो गई। उसके बाद में एक नमामि गंगे है, वो भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से और भी जितनी भी आपके दिमाग के अंदर आती हैं, या फिर आप जैसे जैसे पढ़ते रहते हो उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये भी बैकग्राउंडर का बहुत बड़ा टॉपिक था, वो कवर हो गया है। तो आप मेरे को लिख के बताना कि ये ठीक तरीका है या फिर वो वाला सही था। जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड ने ट्राइफेड ने जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विशेष
RISA स्टोर, RISA, RISA रीजा स्टोर बनाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक जनजातियां हैं, तो आपको पता है कि ये मतलब इनके पास में कलाएं तो अच्छी अच्छी होती हैं कि मतलब अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह बना सकते हैं, हैंडलूम वगैरह जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे बना सकते हैं, लेकिन इनके पास में क्या है, ब्रांडिंग करना या फिर एक्सपोर्ट करना, इनको बेचने का तरीका क्या हो सकता है वो सब इनको नहीं पता। तो ट्राइफेड है, तो ये जनजातियों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो वो क्या है कि उन्होंने एक ब्रांड बनाया है रीस्टा करके, ठीक है, इसके द्वारा बेचेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं वो सब हम देख लेते हैं कि किस किस का ये काम है। तो पहली बात, रीसा जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है और ट्राइफेड है, ये मिलके इसको नोडल एजेंसी ये है। ठीक है, अब प्री के अंदर ऐसे आ सकता है कि या सिर्फ यही है, नहीं, इसके अलावा वस्त्र मंत्रालय भी इसके अंदर सहयोग कर रहा है। और वस्त्र मंत्रालय का क्या, राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र, नेशनल डिजाइन सेंटर है, ये इसके अंदर कार्य कर रहा है। उसके बाद में पैकेजिंग और डिजाइन कौन कर रहा है, पैकेजिंग और डिजाइन का काम है तो ये नेशनल डिजाइन वाला इंस्टीट्यूट है हरियाणा के अंदर, वो कर रहा है इसका। उसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है, जो ज्योग्राफिकल मैपिंग के हिसाब से, जो जीआई के टैग के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट हैं वो काम आ रहे हैं। ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आप एक बार अच्छे से देखोगे। संताल कपड़ा है, कपास है, सॉरी, संताल कपास है, ये झारखंड का है। उसके बाद में चांग पश्मीना है, पश्मीना आपको पता है, पश्मीना बकरी होती है, उसकी शॉल होती है, तो पश्मीना है, तो वो लद्दाख की है। उसके बाद में कोटपाड़ कॉटन है, या फिर डोंगरिया एम्ब्रियोरी है, तो वो उड़ीसा की है। डोंगरिया कढ़ाई, ठीक है, डोंगरिया आपको पता है, डोंगरिया कौंद है, तो ये उड़ीसा के अंदर ही होती है, जैसे वेदांता वाला एक मामला हुआ था तो उसके अंदर ये काफी हाईलाइट थे। उसके बाद में टोडा है, टोडा जनजाति आपको पता है तमिलनाडु के अंदर है, तो उनकी कढ़ाई से संबंधित एम्ब्रियोरी है। फिर उसके बाद में जनजातीय हस्तशिल्प में लोंगपी पोट्री, लोंगपी पोट्री है, तो ये बिना चाक पे हाथ से बनाए हुए एक काले टाइप में ऐसे गड़े होते हैं, ब्लैक पोट्री होती है, तो ये है लोंगपी पोट्री, ये मणिपुर की है। फिर तुरतुक पीतल, तुरतुक पीतल और की कटलरी, ये लद्दाख की है। और डोखरा कला, डोखरा कला है, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके अलावा ये एरी और मूंगा रेशम है, ये असम का, ये आपको पता ही है, इनको जीआई टैग भी है, ये आपको पता है। तो आगे चलते हैं फटाफट। अब छोटी छोटी न्यूज है, जैसे मतलब 12 साल के अंदर कौशल विकास मंत्रालय है, तो उन्होंने बड़े बड़े स्किल वगैरह का निर्माण किया है, तो उसके लिए क्या क्या किया है। इसके अंदर मेरे को एक चीज इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैंने इसको लिया है। पहली बात तो आईटीआई आपको पता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, आईटीआई आपके बारे में आपको पता है, लेकिन ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। ये तो क्या है कि जैसे मतलब छोटे स्तर पे स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम इनका होता है, लेकिन जो एडवांस स्किल है, एआई है, मशीन लर्निंग है, ऐसी चीजें हैं, उनके लिए क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ये सरकार ने बनाया है। ये 3 जगह बनाया है, इनका नाम याद रखना है, गांधीनगर के अंदर, मुंबई के अंदर और कानपुर के अंदर। गांधीनगर, मुंबई और कानपुर, ये 3 जगह होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, याद रखना। ठीक है, गांधीनगर, मुंबई, कानपुर। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये चल रही है। स्किल इंडिया डिजिटल हब बनाए गए हैं अलग अलग जगह। फिर SOAR, SOAR स्किल फॉर एआई रेडीनेस, कि एआई की जो स्किल है वो बढ़ाई जा सके युवाओं के अंदर, उसके लिए स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस हो गया। फिर वर्ल्ड स्किल्स है, ये प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या है, वैश्विक रैंकिंग निकाली जाती है। भारत है तो अभी 13वें स्थान पे है 2024 के अंदर, 2015 में 29वें स्थान पे था वर्ल्ड स्किल ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती हो गई, वरना मैं कल बताऊंगा इसको। वर्ल्ड स्किल ग्लोबल रैंकिंग है, ये कौन निकालता है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, उस ये 13वें स्थान के अंदर है। उसके बाद में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वगैरह 30 बनाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उसके अनुसार हमने जो कौशल विकास है उसके अंदर काफी सारा काम किया है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर हम वोकेशनल एजुकेशन है उसको साथ साथ में देंगे। उसके बाद में पीएम सेतु स्कीम, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, बहुत बड़ा आर्टिकल था पीएम सेतु किससे संबंधित। ठीक है, उसके बाद में ये जो संस्थाएं हैं, एक तो NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एक तो ये संस्था है। और उसके अलावा एक और संस्था थी यहाँ पे, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरीके से ये 2 संस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में सरकार से सरकार साझेदारी हो रही है, जैसे मतलब इंडियन गवर्नमेंट है और जर्मनी के अंदर जो सरकार है, ये साझेदारी कर रही है कि हमारे यहाँ पे स्किल वाले लेबर आ सकें, उसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी साझेदारी हो रही है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ पे लेबर है, स्किल्ड है, तो वहाँ पे भेजा जा सके।
उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, उसके अंदर अमरावती है। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे अकोमोडेशन के लिए जो मतलब सरकारी कर्मचारी वगैरह ऐसे जो एमएलए एमपी इस तरीके से होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि निर्माण के लिए जीपीआरए स्कीम चल रही है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल तरीके से उनके लिए बनाए जाएंगे। तो इसके अंदर काम का कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रिया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रिया है, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये। ठीक है, कि मतलब बिल्डिंग है तो उसके स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने आपको कल की या परसों के आर्टिकल के अंदर ही बताया था कि जैसे इंटरनेट है, कल वाले में ही था, इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है कि स्टार रेटिंग वगैरह जो बिल्डिंग कोड होता है उसके अंदर इंटरनेट को भी शामिल कर लिया गया है कि मतलब है ना, ये वैकल्पिक होगा कि आप है ना करवाओ या नहीं करवाओ, पर यदि करवाते हो तो अच्छा है। तो एक ग्रिया है, तो उसकी रेटिंग 4 स्टार प्राप्त करने के लिए इसको डिजाइन या निर्मित किया जाएगा। इसके अंदर एक काम का है बस, ये कौन करेगा? केंद्रीय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो करेगा, इसको बना रहा है। अगली न्यूज है सैपलिंग वाले जो हमने कल किया था, उसके अंदर क्या है कि एक नई चीज आई है, एग्री कनेक्ट। एक एग्री कनेक्ट योजना है, तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक की है, ये ध्यान रखना है हमें। एग्री कनेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, और जो कृषि का जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारने के लिए है। और ये भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में सहित कई देशों के अंदर है ना, वर्ल्ड बैंक ये परियोजना चला रहा है। ये इसी के अंदर दूसरी न्यूज आई थी, जो आज की न्यूज थी, मतलब कल वाली न्यूज के अंदर। तो ये परियोजना के अंदर सुधार, बस इतना ही अपनों को याद रखना है। और इसके अंदर 3 करोड़ किसानों को बाजार से जोड़ा जा रहा है एग्री कनेक्ट के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक की है ये स्कीम और अलग अलग देशों के अंदर चल रही है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए, पीसीएस के लिए है ये 114वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है। ये कहाँ पे हुआ है, आयोजित कहाँ हुआ है? जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी है, तो उनके जो अवार्ड हैं वो मिले हैं। तो इनके एक तो फेलोशिप अवार्ड होते हैं, एक संगीत नाटक नॉर्मल जो अवार्ड होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार होता है। इस तरीके से इनको 3 पार्ट के अंदर बांटा जाता है, और भी अलग अलग चीजों के अंदर है। तो इसमें क्या देखना है हमें कि जैसे मतलब ये 1952 से दिए जा रहे हैं, एक तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अंदर अकादमी जो फेलो वाले लोग हैं, जो सबसे ऊपर जो आता है, उसके अंदर क्या है, 7 लोगों को दिया गया है। ये 7 लोग हम याद नहीं रख पाएंगे, फिर भी यदि कोई मैगजीन वगैरह के अंदर आपको देखने को मिले तो आप देख सकते हो। मैं ज्यादा लिंक के अंदर नहीं गया, लिंक भी दिया हुआ था वैसे तो 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा इनको। ठीक है, और जो नॉर्मल अकादमी पुरस्कार हैं उनके अंदर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और ताम्रपत्र और कुछ कपड़े वगैरह जो अंग वस्त्र पहनने के लिए वो दिए जाते हैं। उसके बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, इसके अंदर 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और उसके अलावा ताम्रपत्र वगैरह ये तो है ही, जनरल काउंसिलिंग लें, बाकी तो और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये सेक्टर है, जैसे मतलब संगीत के अंदर दिए जाते हैं, नृत्य में, थिएटर में, पारंपरिक लोक आदिवासी जो संगीत है, नृत्य थिएटर है, कठपुतली कला है, प्रदर्शन कला है, इन सब के अंदर दिए जाते हैं। फिर अगला है कि लंबे समय तक निर्वाचित होने वाले थे, तो इनके लिए उपराष्ट्रपति जी ने बधाई दी थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या लगा मेरे को कि जैसे एक तो तमिल एक उक्ति है, तो वो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक बार यूज दी थी, ये वसुदेव कुटुंबकम के बराबर ही है। यदि आप इसको लिखते हो तो अच्छा लगता है, यदि नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, ये याद भी नहीं रहेगा, मुझे पता है कि तमिल के अंदर है। लेकिन उसके अलावा सर, भारत मतलब जो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, जो मतलब नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए, या फिर चोल साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरीके से, मतलब ये तो तमिल उक्ति हो गई है। फिर उसके बाद में काशी तमिल संगमम, एक ये काम किया इन्होंने। ठीक है, जो मतलब आप सोसाइटी वाला पार्ट है उसके अंदर लिख सकते हो ये चीजें, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो वो भी चल रहा है, उसके बारे में भी आज आर्टिकल था, तो वो भी लिख सकते हो आप। फिर संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। ठीक है, ये कर रही है सरकार। फिर चोल की जो विरासत है उनको सम्मान देने के लिए गंगई कोंडा चोलपुरम उनकी यात्रा, यहाँ पे उन्होंने यात्रा की थी। और विदेशों में जो अमूल्य कलाकृतियां हैं, जो प्राचीन वस्तुएं हैं, तो वो चली गई थी, वो वापस लेके आ रही है सरकार। तो इस तरीके से हमारे जो मतलब नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए भारत सरकार है वो क्या क्या कर रही है, तो उसके बारे में उपराष्ट्रपति जी ने बताया है। तो उससे संबंधित मेरे को बीच में कुछ लाइनें अच्छी लगी, वो मैंने ले ली। ठीक है, कल वाले का आंसर शायद यही है, ABB, देख लेना आप। और ये 2 क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है। इसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना आप, उससे मेरे को पता चलेगा कौन रेगुलर है। और ये मेंस के लिए है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं अब।
ठीक है, थैंक यू।